नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर जैसा भी हमारे सामने है या जो भी उसमें अभी क्वालिटीज हैं वो एक ही बार में डेवलप नहीं हुई है। काफी टाइम लगा है कंप्यूटर को इस सिचुएशन में आने में। कंप्यूटर में दिन ब दिन अपडेट्स होते रहे, टेक्नोलॉजी समय के साथ साथ बदलती रही। जितने भी उसमें अपडेशंस हुए हैं, जब कभी उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट आया तो उस बहुत बड़े इफेक्ट को एक जनरेशन मान लिया गया, क्योंकि कंप्यूटर एक सिस्टम है। किसी एक पार्ट में ही अपडेट होने को जनरेशन नहीं माना गया है। एक ऐसा समय जिसमें एक ही समय में उसका स्टोरेज भी इफेक्ट हुआ हो, यानी कि स्टोरेज में बहुत ज्यादा एनहांसमेंट हुआ हो, स्टोरेज बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, साइज में बहुत ज्यादा कमी आ गई हो। ऐसे ओवरऑल डेवलपमेंट जब बहुत ज्यादा इफेक्टिवली तरीके से उस पर हुआ तो उस पूरे एक समय को, एक टाइम को जनरेशन कहा जाता है। शुरू से लेकर अभी तक कंप्यूटर में धीरे धीरे कई सारे डेवलपमेंट होते आए हैं, लेकिन जो बड़े डेवलपमेंट्स हुए उन्हें 5 जनरेशन्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट जनरेशन माना जाता है 1946 से लेकर 56 के बीच की है। सेकेंड जनरेशन ऐसा माना जाता है कि 1956 से 1964 की है, बीच की है। थर्ड जनरेशन 64 से लेकर 71। फोर्थ जनरेशन 71 से लेकर 1995 और फिफ्थ जनरेशन 1995 से लेकर अभी ऐसा माना जाता है कि हम लोग अभी फिफ्थ जनरेशन में ही हैं कंप्यूटर सिस्टम की। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें जो कि 1946 से स्टार्ट हुई थी, उस समय कंप्यूटर सिस्टम में डेटा ट्रांसफर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब साइज में काफी बड़ी होती थी और उसमें रेजिस्टेंस पावर काफी कम होती थी। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता। जैसे अभी यूजुअली आईसी का हम जानते हैं, रेडियो में, टेलीविजन में या जितनी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन में आईसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जिसके कारण उस समय वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था डेटा को ट्रांसफर करने में। क्योंकि इनकी कैपेसिटी काफी कम होती थी और रेजिस्टेंस पावर यानी प्रतिरोधक क्षमता काफी कम होती थी, इसलिए ज्यादा ताप को, हीट को रेजिस्ट नहीं कर पाता था और बहुत जल्दी फट जाता था, जिसके कारण कंप्यूटर सिस्टम बहुत जल्दी जल्दी बंद होता था। बीच में वैक्यूम ट्यूब्स खराब होती जाती थी, कंप्यूटर सिस्टम का काम बीच बीच में रुकता जाता था। लेकिन क्योंकि इसे एक बहुत बड़ी सफलता माना गया, क्योंकि तब आईसी जैसी कोई चीज होती नहीं थी, तो वैक्यूम ट्यूब ही उस समय बहुत ज्यादा इफेक्टिव माना जाता था। डेटा स्टोरेज के लिए उस समय हार्ड डिस्क जैसी कोई चीज नहीं होती थी, इसलिए उस समय डेटा स्टोरेज के लिए यूजुअली पंच कार्ड का यूज किया जाता था, पंच कार्ड। और बहुत हद तक मैग्नेटिक ड्रम का यूज भी उस फर्स्ट जनरेशन में होने लगा। और बात यह है कि उस समय तक यूजुअली कंप्यूटर सिस्टम कमर्शियल यूसेज में नहीं आए थे, क्योंकि इतनी बड़ी डिवाइस को लेकर कोई इतना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता था। अगर हम फर्स्ट जनरेशन के की फैक्टर्स की बात करें तो ये बातें ध्यान रखनी होंगी कि फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स पर बेस्ड थी। इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे। ये बहुत ज्यादा रिलायबल मशीनरी नहीं कहा जा सकती थी। उस समय जो कंप्यूटर था उसको बहुत ज्यादा भरोसा उस पर नहीं किया जा सकता था। जरा सी हीट होने के कारण, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब फट जाते थे, काम करना बंद कर देते थे, इसलिए एयर कंडीशनर्स का प्रयोग किया जाता था। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम पर उस समय C++ जैसी कोई लैंग्वेजेस होती नहीं थी, केवल मशीन लैंग्वेज जो कि 0-1 पर ही बेस्ड होती है उसका और असेंबली लैंग्वेज का ही यूज किया जाता था किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग करने के लिए या किसी भी तरह से कंप्यूटर सिस्टम को निर्देश देने के लिए। केवल उस समय मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ही सब्स्टिट्यूट थे। अब सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन यहां पर आया कि वैक्यूम ट्यूब्स के बजाय ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटे आकार के होते थे और डेटा को ज्यादा अधिक गति के साथ ट्रांसफर कर पाते थे। और सबसे मेजर बात यह थी कि उनकी रेजिस्टेंस पावर
वैक्यूम ट्यूब्स की तुलना में थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए कंप्यूटर की चलने की जो समयावधि थी, जो कंप्यूटर के चलने का ड्यूरेशन था, वो फर्स्ट जनरेशन की ड्यूरेशन से थोड़ा सा ज्यादा था। सेकेंड जनरेशन के की फैक्टर्स की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब्स के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग, जो कि अपेक्षाकृत छोटे होते थे और कम ऊर्जा की खपत करते थे, अधिक तेजी गति से गणना करता था और अधिक विश्वसनीय था अगर हम फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर करें तो। लैंग्वेजेस के तौर पे जहां हम फर्स्ट जनरेशन में केवल मशीन और असेंबली लैंग्वेज का ही यूज कर पाते थे, यहाँ पर कोबोल यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और फॉर्मूला ट्रांसलेशन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हुई और प्रिंटर और अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का भी इस जनरेशन में एक्सपोजर हुआ, यूज किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर के बजाय आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया जाने लगा। इंटीग्रेटेड सर्किट्स ज्यादा भरोसेमंद थी ट्रांजिस्टर की तुलना में, साइज ट्रांजिस्टर से भी छोटा था और हीट के कारण बहुत ज्यादा खराब नहीं होती थी, मतलब यह है कि हीट को रेजिस्ट कर सकती थी। आईसी को बहुत ज्यादा समय तक यूज में लिया गया। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, रेडियो, टीवी और रिमोट वगैरह में आपने आईसी लगी हुई देखी होंगी। इनमें हीट रेजिस्टेंस पावर काफी अधिक होती है और साइज भी ट्रांजिस्टर की तुलना में काफी कम होता है, जिसके कारण फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की तुलना में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स का आकार छोटा था, वजन बहुत कम था, स्पीड में बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन हुआ और कंप्यूटर सिस्टम ज्यादा अधिक रिलायबल हो गए, आसानी से उनका रखरखाव होने लगा और हाई लेवल लैंग्वेजेस होने के कारण कंप्यूटर सिस्टम को समझाना भी बहुत हद तक इजी हो गया। फोर्थ जनरेशन की हम बात करें जो कि 1971 से लेकर 1995 के बीच की थी। इसमें पहली बार आईसी के एक्सटेंडेड वर्जन VLSIC का प्रयोग किया गया, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसका साइज आईसी की तुलना में छोटा था और वर्किंग कैपेसिटी आईसी की तुलना में कहीं अधिक थी। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके उपयोग एक VLSIC का उपयोग करके लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टर्स की कैपेसिटी का प्रयोग किया जा सकता था। कंप्यूटर सिस्टम की पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसमें यूजुअली हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करने के बाद कंप्यूटर सिस्टम के साइज में बहुत ज्यादा ही कमी आ गई और तब से ही उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। कंप्यूटर सिस्टम के फोर्थ जनरेशन में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बहुत बड़ा योगदान था। इसी के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किए गए और डॉस, जो कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ऐसा माना जाता है कि इसी जनरेशन में अधिग्रहित किया गया, यानी टेक ओवर किया गया। डेटा स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर के आने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि पर्सनल कंप्यूटर के जो दूसरे टाइप्स हैं, जो छोटे वर्जन हैं जैसे कि लैपटॉप, नोटबुक या पॉम टॉप कंप्यूटर्स, इनके डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा तेजी आ गई और कंप्यूटर सिस्टम को कमर्शियली यूज में लिया जाने लगा। और पब्लिक सेक्टर में यूं कहा जा सकता है कि इसी जनरेशन के बाद कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं आपके सामने। अति विशाल स्तरीय एकीकरण टेक्निक का यूज, सेमीकंडक्टर सर्किट्स का प्रयोग, आकार में अत्यंत कमी, साधारण व्यक्ति की क्रय क्षमता के अंदर, मल्टी प्रोग्रामिंग क्षमता से युक्त, कई मेगाबाइट्स यहाँ पर मेमोरी काफी ज्यादा एनहांस हुई, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी सिस्टम की बढ़ी। कंप्यूटर सिस्टम की फिफ्थ जनरेशन की हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि फिफ्थ जनरेशन अभी कंटिन्यू मोड में है और इस जनरेशन में एआई पर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। एआई का आशय यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। जैसे हमारे पास नेचुरल इंटेलिजेंस होता है, सोचने समझने की का विवेक प्राकृतिक रूप से हमारे पास अवेलेबल है, कंप्यूटर सिस्टम के पास सोचने समझने की क्षमता खुद की नहीं है। प्रोग्रामिंग करके उसके अंदर इंटेलिजेंस डेवलप किया जाता है, उसे कोड करके कुछ ना कुछ बातें समझाई जाती हैं और यही चीज एआई कहलाती है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि कंप्यूटर अपने विवेक से खुद निर्णय ले सके
इस जनरेशन में VLSIC की जगह ULSIC का यूज किया जाने लगा, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इससे कंप्यूटर के साइज में और ज्यादा कमी आई, वर्किंग प्रोसेसिंग स्पीड और ज्यादा बढ़ी। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंप्यूटर के आकार, प्रकार, गणना, शक्ति, मेमोरी क्षमता अनुसार, आवश्यकता अनुसार करना संभव, नेटवर्क तथा इंटरनेट सुविधा से युक्त नेटवर्क और इंटरनेट काफी ज्यादा एनहांस हो चुके हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल हो चुका है। मल्टीमीडिया अब बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, बहुत इफेक्टिवली हमारे पास अवेलेबल है। मल्टीमीडिया यानी ऑडियो, वीडियो काफी ज्यादा इफेक्टिवली हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। हार्ड डिस्क के जगह SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स का यूज किया जाने लगा है, जिससे प्रोसेसिंग स्पीड तो बढ़ती ही है और स्टोरेज को लेकर भी काफी ज्यादा संभावनाएं इस जनरेशन में बढ़ी हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को एक बार फिर समराइज कर देता हूं। फर्स्ट जनरेशन 1946 से 56 के बीच में मानी जाती है और इसका की फैक्टर वैक्यूम ट्यूब को माना गया है। की फैक्टर वैक्यूम ट्यूब को इसलिए माना गया है क्योंकि डेटा ट्रांसफर करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इलेक्ट्रिक सप्लाई में भी इसका यूज होता है। द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन 1956 से लेकर 64 के बीच में मानी गई है। की फैक्टर यहाँ पे ट्रांजिस्टर को माना गया है। हालांकि इसके अलावा की फैक्टर का रोल कोई बहुत सारे और भी एलिमेंट्स प्ले करते हैं, लेकिन मेजर फैक्टर इसे कहा गया है। थर्ड जनरेशन 64 से लेकर 71 के बीच की है। यहाँ पर की फैक्टर IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को माना गया है। फोर्थ जनरेशन 1971 से रेंज करती है 1995 के बीच में। यहाँ पर की फैक्टर माइक्रो प्रोसेसर को माना गया है। और फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी कंटिन्यू है, इसमें और ज्यादा एनहेंस्ड माइक्रो प्रोसेसर हमें अवेलेबल हो पाया है।